हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज या प्रतिशतता का पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। चॉकलेट के दामों में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 5 किलो अधिक चॉकलेट खरीद सकता है। प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है कि जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसी सेम क्वेश्चन है। क्या था कि जब वो 120 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद सकता है 25% की कमी होने पर, तो जब हम 120 का 25% निकाल देंगे तो वो जो रेट आएगा वो हमारे किसके बराबर होगा? 5 किलो के बराबर होगा। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, पहले 120 का 25% निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 25 चौके 100 और 4 थिया 12। तो बराबर कितना आ गया? 30 रुपये। लेकिन ये 30 रुपये किसका रेट है? 5 किलो उस चॉकलेट का रेट है। तो 5 kg बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 30 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 5 छंग 30। तो 1 किलो का क्या रेट आ गया? 6 रुपये। मतलब क्या है, ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास नया रेट। नया रेट क्या मतलब? जो हमें इस समय जिस रेट पर हमें ये चॉकलेट मिली है, ये क्या आ गया हमारे पास? नया मूल्य आ गया। अब हमें निकालना है प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा। प्रारंभिक मूल्य क्या था? मतलब जब 25% की छूट हमें नहीं दी जा रही थी तो उस समय मूल्य कितना था? तो उस समय मूल्य कितना था यहाँ से हम निकाल ले सकते हैं। क्या था कि नया मूल्य हमारे पास कितना आया है? 6 आया है। लेकिन 25% की उसमें कमी जब हो जाती है, कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% होती है, जब उसमें 25% की कमी हो जाती है तो हमें पुराना मूल्य निकालने के लिए 25% की कमी भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 100 के बजाय 75 लिखेंगे। क्यों? 100 में से 25 जाएंगे तो कितना आएगा? 75। और इसे 100 से हम गुणा कर लेते हैं रेट निकालने के लिए। तो 25 या 75 और 25 चौके 100 और 3 दूनी 6। तो बराबर क्या आ जाएगा? 8 रुपये। तो जो पुराना रेट था या जो प्रारंभिक रेट था वो हमारे पास कितना था? 8 रुपये था। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। दोबारा क्या था कि चॉकलेट के दामों में 25% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 5 किलो अधिक चॉकलेट खरीद सकता है। तो जब वो व्यक्ति 120 रुपये में 5 किलो खरीद सकता है 25% की कमी होने पर, तो इसका क्या मतलब है कि वो 125 100 कि जब हम 120 का 25% निकाल देंगे तो जो भी हमारे पास रुपए आएंगे निकल कर, वो कितने रुपए होंगे? 5 किलो के चॉकलेट के बराबर होंगे। तो हमने 120 का 25% निकाल दिया, कितने आ गए? 30 रुपये। लेकिन ये 30 रुपये किसका रेट है? 5 किलो चॉकलेट का रेट है। तो यहाँ से हम 1 किलो चॉकलेट का रेट निकाल देते हैं। तो 1 किलो का क्या रेट आ गया? 6 रुपये। और ये आ गया हमारे पास नया मूल्य। तो नया मूल्य तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें निकालना क्या है अभी? प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हमें नए मूल्य का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि नया मूल्य क्या है हमारे पास? 6 रुपये है। बटे 25% की कमी उसके दाम में हमें की गई थी, तो हम यहाँ 100 की बजाय 75 लिखेंगे। 100 में से जब हम 25 को घटा लेंगे तो हमारे पास पुराना रेट आ जाएगा। तो 75 और गुणा 100 कर लेंगे यहाँ। 25 या 75 और 25 चौके 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पुराना रेट निकालने के लिए हमें यहाँ 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो बराबर कितना आ गया? 8 रुपये प्रारंभिक रेट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गिरावट से पहले गेहूं का भाव कितना था, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ भी हम क्या करेंगे? 600 का 20% निकाल देंगे। तो जो भी मूल्य आएगा निकल कर, वो कितने गेहूं का आएगा? 10 किलो गेहूं का आएगा। तो सीधे सीधे निकाल देते हैं हम पहले 600 का 20%। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 जीरो तो 600 दूनी 60 दूनी 6 दूनी 12, 120 रुपये। तो ये 120 रुपये किसका रेट आया है? 10 किलो गेहूं का रेट हमारे पास आया है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 10 kg बराबर 120। तो यहाँ से हम 1 किलो का रेट क्या निकाल सकते हैं? 1 किलो का रेट कितना आ गया? 12 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूँ यहाँ पर आ गए। लेकिन हमसे यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया है। हमसे क्या पूछा गया है कि गिरावट से पहले गेहूं का भाव कितना था। तो गिरावट से पहले गेहूं का भाव हम किससे निकालेंगे? नए मूल्य से निकालेंगे। ये क्या आया है हमारे पास? नया मूल्य आया है। तो नया मूल्य हमारे पास कितना है? 12 रुपये। और जब ये मूल्य 12 रुपये कब है? जब इसमें 20% की गिरावट हो जाती है। तो 20% की गिरावट जब इसमें होती है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? कोई भी वस्तु 100% की होती है, तो उसमें से जब 20% गिरावट उसमें आ गई तो हम क्या करेंगे? उसमें उस 20 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से जब 20 घटाएंगे कितना आएगा? 80। और जब पुराना हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो किसने से गुणा कर देंगे हम? 100 से गुणा कर लेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 पंजे 10।
तो 5 दिया 15 रुपये। तो जो पहला जो मूल्य था वो हमारे पास क्या था, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला मूल्य क्या था हमारे पास उस गेहूं का, 15 रुपये प्रति किलोग्राम था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि चीनी का मूल्य 20% घटा दिया गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, तो उस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब चीनी में मान लीजिए कोई सी भी वस्तु है, यदि उसके मूल्य में अगर प्रतिशत कमी होती है तो वो हमें क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। क्यों मिलेगी, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, कोई वस्तु 100 रुपये की थी और उसकी पर 20% कमी कर कर वो अब 80 रुपये में मिल रही है। तो जब वो 80 रुपये में मिल रही है तो अब हम मैं आपसे पूछ लूँ कि 100 रुपये में कितनी मिलेगी, तो 100 रुपये में तो वो अब अधिक मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि पहले 100 रुपये की थी, अब 80 रुपये की है, तो 20 रुपये की और फालतू हमें वो मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है कि प्रतिशत वृद्धि। ये प्रतिशत वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि मूल्य में कमी हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100, ये 100 हमें परमानेंटली मतलब इस फॉर्मूले में दिया गया है। 100 और गुणा कितने प्रतिशत की उसमें कमी हो रही है, और बटे 100 माइनस प्रतिशत में कमी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें निकालनी है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त होगी। तो कितनी अधिक चीनी प्राप्त होगी, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 100 और गुणा कमी हमें कितनी दी गई है, 20%, तो 20% घटा दी जाती है और बटे 100 माइनस 20। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर आधारित है। तो अब इसकी गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 200, सॉरी 2000, और बटे जब 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। अब 0 से 0 कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसमें 25% वृद्धि हुई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला तभी लगना है जब प्रतिशत में कमी हो रही हो। यदि वृद्धि होती है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ वृद्धि होगी तो उतने व्यय में हमें वह वस्तु कम मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या दिया था, चीनी के मूल्य में 20% कमी कर दी गई है। तो हमें ज्ञात करना था कि पहले जितने मूल्य में वह कितनी अधिक चीनी प्राप्त कर सकेगा। और इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया है कि 100 गुणा जितने प्रतिशत की कमी हुई और बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत में। तो बराबर 100 कितना दिया था हमें, कमी कितने की हो रही है, 20% की, और बटे 100 माइनस 20। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2000 बटे 80, 0 से 0 कट जाएगा, और 8 से जब 200 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो इस क्वेश्चन में भी हम पिछले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या था वो, कि वृद्धि बराबर, क्योंकि वृद्धि होगी क्योंकि उसकी ऊंचाई उससे कम है। तो वृद्धि क्या था, 100 और गुणा उसमें कमी थी, कमी कितनी है हमारी 50, और बटे 100 माइनस 50। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 गुणा 50 और बटे जब 100 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 50, 50 से 50 घट जाएगा। तो जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 100% अधिक ऊंची है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो तुमको यहाँ पर आएगा ये क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब मान लीजिए कि इसमें तो कमी हो रही है, कि जैसे यहाँ तो कमी हो रही है कि यदि यहाँ पर वृद्धि होए तो क्या करेंगे हम, वृद्धि होने पर क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना लेना है और पूरा क्वेश्चन उसी तरह से हो जाएगा। और यहाँ वृद्धि की जगह क्या होगा, कमी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गृहिणी चीनी का मूल्य 25% बढ़ने पर चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या दिया गया है कि इस बार 25% बढ़ रही है। पहले क्या होता था, घटती थी, और इस बार बढ़ती है। तो इसके लिए क्या सूत्र करेंगे हम, क्योंकि प्रतिशत कमी होगी कोई से भी, यदि किसी के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो वो चीज़ हमें क्या मिलेगी, फिर उतने रुपए में कम मिलेगी। तो कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या सूत्र होता है इसका, 100 गुणा जितने की भी वृद्धि होती है परसेंटेज में उतनी वृद्धि, और बटे 100 प्लस वृद्धि। तो इस कॉन्सेप्ट से इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कमी बराबर 100 और गुणा वृद्धि कितने की हो रही है, 25 की, और बटे 100 प्लस 25। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, क्या हो जाएगा कि 100 गुणा 25 और बटे जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100
25, तो काट लेंगे 25×5 125 और 5 से इसको 20 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 20%, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उस गृहिणी को क्या करना है कि अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर लेनी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन ही बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, कमी बराबर 100 गुणा कितने की कमी हो रही है, सॉरी बढ़ रही है 10 की, और बटे 100 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और बटे 110। जीरो से जीरो कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 11×9 = 99 और 100/11। तो इतने प्रतिशत की उसे कमी करनी पड़ेगी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह हमें ज्ञात करना है। यदि किसी क्वेश्चन में 2 बार प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं कि किसी भी चीज में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है x प्लस बाई और प्लस एक्स गुणे बाई बटे 100। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन है कि इसमें 10% की वृद्धि होती है और पुनः 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, x की जगह भी 10 दिया है हमें, बाई की जगह भी 10 दिया है। और यदि मान लीजिए कि ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की आय में 10% की पहले वृद्धि हो जाती और फिर -20% की कमी हो जाती, तो जब यहाँ पर कमी होगी तो हमें क्या करना है, उसके सामने माइनस के चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ मान लेते कि -20% की कमी हो रही है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 10-20, और इसी तरह से यहाँ भी माइनस का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दोनों चीज़ों में वृद्धि हो रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सीधे सीधे वृद्धि या कमी बराबर एक्स का मान कितना दिया है 10 प्लस वाई का मान कितना दिया है 20, इसी तरह प्लस 10 गुणा 20 और बटे 100। तो यहाँ से जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 20 और 10 30, 30 और 2 32। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, 20% की वृद्धि मिली। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ वृद्धि, अब ये कि ये वृद्धि आई है कि कमी आई है। तो यदि यहाँ पर मान लीजिए कि इसके सामने माइनस का चिन्ह आ जाता तो क्या हो जाती, उस क्वेश्चन में उस चीज़ की कमी हो जाती। लेकिन यहाँ हमें क्या मिला है, सब कुछ प्लस में मिला है, तो इसमें क्या होगी 32% की वृद्धि हो जाएगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 32% की वृद्धि होती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए कि हमें दिया था एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार कुल मिलाकर उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन से संबंधित एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि यदि उस किसी क्वेश्चन में वृद्धि हो या कमी हो तो उसके बराबर क्या होता है, एक्स प्लस बाई और प्लस एक्स गुणा बाई बटे 100। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, x बराबर +20% लिख लेते हैं और y बराबर -10%। इस 10 के आगे मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि मजदूरी घट रही है। तो जैसे ही घट रही हो या कमी हो रही है तो उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, माइनस चिन्ह से प्रेजेंट करेंगे। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे सीधे कि वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बराबर, ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो x बराबर क्या दिया है 20 और -10, क्योंकि फॉर्मूला क्या था x प्लस बाई और प्लस एक्स गुणे बाई बटे 100। तो जब फॉर्मूला ये था तो हमें क्या दिया है, x बराबर 20 हमने रख लिया, प्लस में दिया है, और बाई माइनस में दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और प्लस 20 और गुणा यहाँ भी क्या रहेगा -10 बटे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 20 में जब 10 जाएंगे तो 10 और माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 2। तो बराबर कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, 8% की वृद्धि उसकी मजदूरी में हुई है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, 20% की वृद्धि और माइनस 10% की कमी वो कर देते हैं। तो पूरे जो उसे मजदूरी हुई है उसमें क्या हुआ है, उसे 20 माइनस 10 और प्लस 20 गुणा माइनस 10 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ माइनस प्लस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, 20 में से 10 जाएंगे तो 10। तो कुल मिलाकर उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही परसेंटेज हमें दी गई है, लेकिन आगे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो जब उसका क्षेत्रफल हमें क्या पता, पहली बात तो हमें उस आकृति का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि जो आकृति हमें दी गई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। तो इसमें भुजा क्या होती है, भुजा दो बार आती है, भुजा और गुणा भुजा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसकी भुजा में 25% की वृद्धि की गई है। तो जब यहाँ 25% की वृद्धि हुई होगी तो यहाँ भी 25% की वृद्धि हुई होगी। कुल मिलाकर यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास x बराबर क्या है, प्लस 25%, और y बराबर भी हमारे पास क्या है, प्लस 25%। तो अब सीधे सीधे हम उस फॉर्मूले को रख देते हैं, वृद्धि बराबर, हम वृद्धि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भुजा में 25% की वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो 25x प्लस बाई 25 और प्लस 25 गुणे 25 बटे 100, एक 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 25 कितने हो जाएंगे 50, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 और 1/4। यदि हम टोटल देखें तो इसे जोड़कर कितना आ जाएगा, 56 सही 1/4% की उस वर्ग में वृद्धि हो जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। तो इसमें भी क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में भी क्या बढ़ाया गया है, आधार बढ़ाया गया है और ऊंचाई बढ़ाई गई है। तो कितनी बार आ रहा है, एक बार आधार आ रहा है तो एक बार ऊंचाई आ रही है, तो हम उस फॉर्मूले को इसमें लगा सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि हमें x बराबर कितना दिया है, प्लस 8%, और इसी तरह y बराबर हमें क्या दिया गया है, 12%। और यदि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अलावा जैसे अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि जैसे किसी गोले का या किसी का भी आयतन में अगर हमें क्षेत्रफल निकालना, सॉरी, आयतन में हमें वृद्धि करनी हो तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें, x बराबर मतलब आधार कितना बढ़ाया गया है, प्लस 8%, और ऊंचाई कितनी बढ़ाई गई है, प्लस 12%। तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, वृद्धि बराबर x कितना दिया है 8 और प्लस बाई 12 और प्लस x गुणा बाई बटे 100। अब इसको काट लेते हैं, यदि कटता है तो शायद कट जाए, कि 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 बराबर कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24/25। जब हम इसको इससे भाग देंगे तो कोट कुल मिलाकर टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये का हमारे पास क्या आ जाएगा, 20.96। तो उस त्रिभुज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 20.96% की वृद्धि उसमें हो जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का क्या आयतन होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, ए की क्यूब। अब इसमें क्या किया गया है भाई, ए गुणा ए गुणा ए, मतलब क्या है कि भुजा में 10% की वृद्धि करी गई है। तो कितनी बार हमें दिया गया है कि इसमें भी 10% की वृद्धि, इसमें भी 10 की और इसमें भी 10 की। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि हम जब 2% की मतलब दो भुजाओं में वृद्धि की गई हो तो हम उसे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें 3 दी गई है तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूले से हल करते हैं। पहले हमें क्या दिया है, x बराबर 10 और कोमा y बराबर 10। पहले हम दो भुजाओं को, पहले हम दो भुजाओं की उसमें वृद्धि देख लेते हैं कि कितनी होती है। तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 10
प्लस 10 और प्लस 10 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, 20 और 1 21%। तो इन दो दो भुजाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 21% की। अभी एक भुजा हमारे पास और बची है, तो अब हम यहाँ क्या रख सकते हैं कि हम अब यहाँ x बराबर 21 और y बराबर 10 हमारे पास है। तो अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 21 का प्रयोग करेंगे। तो अब वृद्धि हमारे पास क्या हो जाएगी कि बराबर 21 प्लस 10 और प्लस 21 गुणा 10/100। जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा, 20 और 1 जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 और 2.1। 31 प्लस 2.1 कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33.1। तो कुल मिलाकर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है घन की भुजा में, 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया था कि एक घन की भुजा में 10% की कमी वृद्धि हुई है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या कि घन का आयतन कितनी क्या होता है, एक एक क्यूब। एक एक क्यूब का क्या मतलब है कि ये भुजा जो है हमें 3 बार दी गई है, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास कितना है, दो दो भुजाओं का निकालने का है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम दो भुजाओं को ले लेते हैं। तो दो भुजाओं को हम जब हमने हल किया तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई, 21% की वृद्धि आ गई। तो जब दो भुजाओं में 21% की वृद्धि आ गई तो अब हम इस 21% के साथ तीसरी भुजा को हम रख सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो तीसरी भुजाओं को उसके साथ रख के हमने हल किया, दोबारा फॉर्मूला लगाया तो क्या आ गया, 31 प्लस 2.1। तो कुल मिलाकर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 33.1% की वृद्धि हो गई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित माप के प्रस्तावित करने की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे कहा गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि या कमी की गई है। तो इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक्स हमें कितना दिया है, -10%, और बाई भी हमें क्या दिया है, -20%। अभी ये जो 5% बढ़ा जो हमारे पास इसमें से परिणामी परसेंटेज आएगी, हम उसके साथ उसे साथ में उसके फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि इस क्वेश्चन में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो x कितना दिया है, -10, और माइनस बाई कितना दिया है, 20, और प्लस -10 और गुणा -20/100। जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये कुल मिलाकर कितना आ गया, -30, और यहाँ माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 बराबर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होती है, 28% की कमी हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ 28% की कमी है और ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि होती है। तो अब हम इस 28% को इस 5% के बराबर इस फॉर्मूले में दोबारा रख लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वृद्धि या कमी। तो वृद्धि या कमी बराबर क्या हो जाएगा, -28। मैंने इसके आगे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें कमी हुई है। -28 प्लस 5%, 5 क्यों प्लस क्यों लगाया, क्योंकि उसमें वृद्धि हो रही है, और प्लस माइनस के 28 और गुणा 5 और बटे 100। चाहे तो आप यहाँ से इसे जो घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, 28 में से जब 5 जाएंगे तो कितना आएगा, -23, और प्लस 28 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 और बटे 100। लेकिन ये 40 के 140 क्या है, माइनस का है, तो बराबर क्या आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो -23 और -1.4। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24.4। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे जो कमरा है उसमें कितने प्रतिशत की कमी होती है, 24.4% की कमी हो जाती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित करने की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई भी 20% घटाई गई, और ऊंचाई कितनी बढ़ाई गई, 5%। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि वृद्धि हो या कमी हो बराबर क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। तो इस फॉर्मूले का हमने इस क्वेश्चन में प्रयोग किया है, ये जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी आपको बता दिया है। तो वृद्धि या कमी, तो हमें पहले क्या दिया गया, पहले हम जो पहली 2 परसेंटेज दी गई हैं उन्हें हम पहले हल कर लेते हैं। आप कौन सी भी दो पहले हल कर सकते हैं, चाहे तो आप 20 और 5 को पहले ले सकते हैं,
या 10 और 5 को पहले ले सकते हैं। आप किसी भी परसेंटेज को पहले ले सकते हैं, आंसर हमेशा सेम वही आएगा जो पहली दो को हल करने में आएगा। तो दोनों को पहले हमने हल कर लिया तो कितना आ गया, 28% की कमी आ गई। और फिर जो 28% की कमी आई है, फिर हमने इसे जो 5% के साथ ऊंचाई बढ़ाई गई थी उसके साथ हल कर लिया। कुल मिलाकर अगर देखा गया पूरा हल करके कितना आंसर आ गया इसका, 24.4% की कमी इसको पूरे कमरे में हो जाती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।